नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। दोस्तों, आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो है अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति। आजकल जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है और उसके सिलेबस के अनुसार जो बहुत सारे छात्र हैं वो आग्रह करते हैं कि कुछ वीडियोस बनाई जाएं। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस, लगभग 300 वीडियोस मैंने बना के डाली हुई हैं जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर भी कुछ एक छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर चर्चा कम होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति पे। आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको नई नई वीडियोस की सूचनाएं मिलती रहें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति पे। दोस्तों, 12वीं और 13वीं शताब्दी में मंगोल एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहे थे और मंगोल, हम ये कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही बर्बर किस्म की जाति थी और उन्होंने जो है मध्य एशिया के अनेक राज्यों को नष्ट कर दिया था। उनको बहुत सारे राज्य थे जिनमें ये फैल गए थे, जैसे रशा, टर्की, पर्शिया, अफगानिस्तान, इंडिया। तो इस तरह के बहुत सारे राज्य थे जिन पे इनकी नज़र थी और ये धीरे धीरे उनमें फैलते जा रहे थे। तो ये जो मंगोल थे, इन्होंने बहुत सारे, जैसे तुर्किस्तान में जो है इन्होंने ख्वारिज़्म शाही राज्य को नष्ट कर दिया था। साथ ही साथ जो अब्बासी खलीफा, जो अंतिम खलीफा था, उसको भी जो है इन्होंने मृत्यु के हवाले कर दिया था। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही बर्बर जाति थी। प्रारंभ में अगर मंगोलों का इतिहास पढ़ा जाए तो ये एक बंजारों जैसा जीवन व्यतीत करते थे और बहुत ही इनकी जो स्थिति थी बड़ी ही दयनीय थी। ज़्यादातर जो है वो ये कैटल्स और हॉर्सेस वगैरह इनका पालन पोषण करते थे और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सभ्यता के स्तर पे इनका जीवन जो है बहुत ही निम्न कोटि का था। लेकिन धीरे धीरे एक, हम कह सकते हैं कि आक्रमणकारी जाति के रूप में इनका विकास होता गया और इन्होंने मध्य एशिया के बहुत सारे राज्यों के ऊपर आक्रमण किया और उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर दिया। भारत पर भी इनकी नज़र थी। इस समय भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसने अपने शासनकाल में मंगोल समस्या पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इल्तुतमिश के समय में यद्यपि मंगोलों से सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी, किंतु पूर्ण रूपेण इल्तुतमिश की यह नीति सफल नहीं हो सकी थी। अब जैसा कि जलालुद्दीन मंगबरनी इल्तुतमिश की सहायता चाहता था क्योंकि मंगोलों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको अपने राज्य में शरण नहीं दी थी, यह कह करके कि दिल्ली की आबो हवा आपके अनुकूल नहीं है। तो इस तरह से उसने, कहा जाए तो अपने राज्य की या अपने साम्राज्य की मंगोल आक्रमण से सुरक्षा कर ली थी। लेकिन अब चूंकि मंगोल जो सीमांत प्रदेशों में विचरण कर रहे थे, तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो खतरा था वो पूरी तरह से टल गया था। तो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय में भी 1241 ईस्वी में एक मंगोल आक्रमण हुआ, लेकिन असफल हुआ। इसी तरह से एक आक्रमण 1245 ईस्वी में भी हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं रहा। वो भी बलबन की अगर हम बात करें तो बलबन पहला सुल्तान था जिसने कि साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए मंगोलों से सुरक्षा के लिए, और उसने इसके लिए अनेक उपाय किए। जैसे इसने सीमांत प्रदेशों में चौकियां वगैरह भी बनाई, सैनिक चौकियां बनाई। तो उसकी मंगोल नीति इस अर्थ में सफल कही जा सकती है कि उसके शासनकाल में मंगोल दिल्ली सल्तनत के किसी भाग के ऊपर अधिकार नहीं कर सके। फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि बलबन
जो था वो मंगोलों के खतरे को पूरी तरह से टालने में सफल रहा। और ऐसा नहीं था कि एकदम से ये खतरा टल गया था। बलबन को हम कह सकते हैं कि आंशिक सफलता ही मिली थी। उसके जो उत्तराधिकारी थे उनके समय में कोई मंगोल आक्रमण नहीं हुआ। जलालुद्दीन खिलजी के समय में एक मंगोल आक्रमण अवश्य हुआ था, लेकिन उससे सल्तनत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वास्तव में मंगोल आक्रमणों का जो सिलसिला था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय से प्रारंभ होता है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में कई मंगोल आक्रमण होते हैं। और तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक बात अवश्य की थी कि उसके समय में जो मंगोल आक्रमण हुए थे तो उसका पूर्वानुमान उसने पहले से ही लगा लिया था और अपनी सैन्य शक्ति को उसने मजबूत किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कुल 6 मंगोल आक्रमण हुए, जिनका जो तत्कालीन जो इतिहासकार हैं उन्होंने उसका विस्तार से वर्णन किया हुआ है। बरनी के अनुसार 3 आक्रमण और भी हुए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन की मंगोल नीति को ही आधार बना करके मंगोलों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था की थी। और परंतु बलबन की मंगोल नीति में और अलाउद्दीन की मंगोल नीति अगर दोनों की तुलना की जाए तो हम ये देखेंगे कि दोनों में एक अंतर था। वो अंतर ये था कि बलबन ने सुरक्षा पे अधिक ध्यान दिया, उसकी जो नीति थी वो सुरक्षात्मक थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी वो आक्रमणात्मक थी। वो कहने का मतलब कि मंगोल खतरे को नेस्तनाबूद कर देना चाहता था। बलबन ने साम्राज्य विस्तार पे अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी को ये बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि अगर हम बाह्य आक्रमण के खतरे से पूरी तरह से निपट लेंगे, बाहर से हमें कोई खतरा नहीं रहेगा, तभी हम अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकेंगे। तो इसलिए उनके खिलाफ उसने एक आक्रमणकारी नीति अपनाई। बलबन मंगोल आक्रमणों को बहुत भयावह समझता रहा, जिससे कि वो प्रशासनिक सुधारों की ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे सका। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने न केवल मंगोल आक्रमणों को रोका, अपितु प्रशासनिक सुधारों की एक श्रृंखला प्रारंभ की जो कि दूसरा शासक नहीं कर सका। अब जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों की ओर ध्यान दिया, उसने कृषि विभाग में सुधार किया, उसने जो रेवेन्यू सिस्टम था उसमें सुधार किया, और साथ ही साथ प्रशासन में जो कमियां थी उनको अच्छी तरह से दूर करने का प्रयास किया। उसने जो भ्रष्ट अधिकारी वगैरह थे उनके ऊपर रोक लगाई। तो इस तरह से जो प्रशासनिक सुधारों उसने किए तो वो इसीलिए सफल हो सके क्योंकि वो जो बाह्य खतरा था, बाह्य खतरे से वो पूरी तरह से निपट चुका था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक चीज और है, ये ध्यान देने में आप देंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक अंतर स्पष्ट नजर आता है कि जलालुद्दीन के शासनकाल तक केवल उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेशों पर ही मंगोलों के आक्रमण होते थे, लेकिन अलाउद्दीन के समय में दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण की संभावना प्रबल हो गई। तो अलाउद्दीन के शासनकाल में जो मंगोल अभियान थे उनकी संक्षेप में हम चर्चा कर लें तो पहला जो मंगोल आक्रमण उसके समय में हुआ था वो 1296 ईस्वी में हुआ था, कादर खां और दाऊद खां के नेतृत्व में। हालांकि डॉक्टर के.एस. लाल जो है 1297-98 कहते हैं कि जो कि अलाउद्दीन के राज्यारोहण के कुछ ही समय बाद ये मंगोल आक्रमण हुआ। मवारुन नहर का शासक दावा जो था उसने मंगोलों की एक बड़ी सेना जिसमें लगभग जो है 1 लाख सिपाही थे उनको
कादर के नेतृत्व में उसने भेजा, कादर खां के नेतृत्व में और दाऊद खां के नेतृत्व में। तो कादर खां के नेतृत्व में लाहौर पर उन्होंने आक्रमण किया और लाहौर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने योग्यतम सेनापति जफर खां को उसका मुकाबला करने के लिए भेजा और भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में कादर खां की पराजय हुई। तो इस तरह से इसी तरह से 1297 ईस्वी में दाऊद खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ और इसके विरुद्ध जफर खां और उलुग खां को नियुक्त किया गया। यहाँ भी मंगोलों के साथ भीषण युद्ध हुआ और दाऊद खां की पराजय हुई। तो इन विजयों का श्रेय जफर खां को दिया जाता है। जफर खां जो था वो बहुत ही योग्य सेनापति था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो पहला आक्रमण था मंगोलों का, उस आक्रमण को विफल कर दिया गया और जब उलुग खां और जफर खां ने उसका पराजित कर दिया दाऊद खां को, तो उसके बाद उलुग खां जो था उसने इसकी सूचना सुल्तान के पास भेजी और साथ ही साथ बहुत सारे महिलाएं और बच्चे इत्यादि जो मंगोलों के पकड़े गए थे उनको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तो इस तरह से ये जो विजय थी वो अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक दिनों की विजय थी जब वो गद्दी के ऊपर आया था। तो इससे उसकी प्रतिष्ठा में, उसके सम्मान में वृद्धि हुई और चूंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वो अपने चाचा की हत्या करके आया था गद्दी पे, तो इसलिए बहुत सारे लोग उसके विरोधी भी थे। तो इस तरह से मंगोलों के ऊपर इस सफलता ने जो उसकी पोजीशन थी या जो उसको स्थायित्व प्रदान किया, स्टेबलाइज किया। अगला जो आक्रमण हुआ वो 1298 ईस्वी में हुआ। साल्दी के नेतृत्व में मंगोल अभियान हुआ। साल्दी, तो सिविस्तान दुर्ग पर साल्दी ने अधिकार कर लिया और तो उस समय 1299 ईस्वी में जो है वो उलुग खान और नुसरत खान इत्यादि जो है वो गुजरात की तरफ व्यस्त हो गए थे। उसके पहले ही वो लोग उधर चले गए थे 1298 ईस्वी के आसपास ही। तो साल्दी के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ। जैसा कि मैंने बताया आपको, सिविस्तान दुर्ग पर साल्दी का अधिकार हो गया। साल्दी ने उस समय आक्रमण किया जब अलाउद्दीन खिलजी के योग्य सेनापति, जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात यानी उलुग खान, नुसरत खान इत्यादि जो थे वो गुजरात की विजय में लगे हुए थे। तो अलाउद्दीन ने जफर खां के नेतृत्व में सेना भेजी। साल्दी के साथ काफी भीषण युद्ध हुआ जिसमें साल्दी की पराजय हुई और करीब 20,000 मंगोल बंदी बना लिए गए। तो इस तरह से इस विजय का श्रेय भी जफर खां को जाता है। अगला जो आक्रमण था वो अगला आक्रमण 1299 ईस्वी में हुआ कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में जो अभियान हुआ इसमें मंगोलों की सेना काफी बड़ी थी और लगभग जो है उनकी संख्या 2 लाख के आसपास बताई जाती है। और तो मंगोलों ने सिंध को पार करके दिल्ली की ओर बढ़ना प्रारंभ किया और मार्ग में जो भी मिला उसका उन्होंने भीषण रूप से नरसंहार किया। तो दिल्ली के नजदीक उनकी सेना इस तरह से नरसंहार करती हुई पहुंच गई और बड़ी तेजी से मंगोल आगे की ओर बढ़ रहे थे। दिल्ली की जनता जो थी उनमें भय व्याप्त हो गया और साथ ही साथ जो दिल्ली के आसपास की जनता थी उनमें भय व्याप्त हो गया। वो सब जो है भाग करके दिल्ली में इकट्ठे होने लगे।
यह आक्रमण सबसे गंभीर आक्रमण माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन ने एक युद्ध समिति का गठन किया और स्वयं इस अभियान का उसने नेतृत्व करने का निश्चय किया। उसके साथ जफर खां इत्यादि भी थे। जफर खां की मृत्यु हो गई, किंतु इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और इस विजय का श्रेय भी जफर खां के पराक्रम को ही दिया जाता है। तो इस तरह से ये सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं, या सबसे आप कह लीजिए सबसे गंभीर सबसे खतरनाक आक्रमण था मंगोलों का, और जिसमें कि अपने योग्य सेनापति जफर खां को भी खो देना पड़ा अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन जफर खां जो था उसने बहुत बड़ी संख्या में मंगोलों की हत्या की, उनको पराजित किया और अंततः अलाउद्दीन खिलजी को विजय प्राप्त हुई। तो इसकी एक लंबी कहानी है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो खिलजी वंश की पुस्तकें हैं, उनमें डिटेल में युद्ध का पूरा विवरण दिया गया है। लेकिन यहाँ हमें विवरण से मतलब नहीं है, यहाँ हमें युद्ध के परिणाम से मतलब है। तो परिणाम अलाउद्दीन खिलजी के पक्ष में रहा। तो 1299 से 1303 ईस्वी तक मंगोलों ने कोई और आक्रमण नहीं किया, और उसके बाद फिर जो अगला आक्रमण हुआ वो 1303 ईस्वी में तरगी के नेतृत्व में हुआ। तो तरगी ने जो है वो सीरी के दुर्ग का घेराव किया। अलाउद्दीन ने अपने प्रांतपतियों को आदेश दिया कि वो उसका मुकाबला करें। इस आक्रमण में वो स्वयं मंगोलों से घिर गया था। तो अलाउद्दीन ने ऐसे कदम उठाए जिससे मंगोल आक्रमण न कर सके, और तो उसने बहुत सारे उपाय किए, प्रांतपतियों वगैरह से सहायता ली, और अंततः जो है वो उसकी जो स्ट्रेटजी थी या उसकी जो रणनीति थी वो रंग लाई, और 40 दिन के बाद मंगोलों का घेरा उठ गया। बर्नी के अनुसार इसके पहले किसी भी वर्ष में इतना आतंक नहीं देखा गया था। यदि तरगी यमुना तट पर 1 माह तक और टिक जाता तो दिल्ली में हाहाकार मच जाता और वह अलाउद्दीन के हाथ से निकल जाता। तो भय और चिंता के कारण दिल्ली के निवासियों को बहुत दिक्कत हो रही थी, और उनके लिए जो है अन्न जल वगैरह की व्यवस्था करना भी जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि बाजार से सामान वगैरह ले आना भी जो है वो पूरी तरह से बंद हो गया था दिल्ली के निवासियों के लिए। लेकिन अंततः अलाउद्दीन खिलजी जो था उसको इस बला को टालने में मदद मिली। तो उसके बाद जो अगला अभियान था, अगला अभियान जो है वो अली बेग एवं ख्वाजा खास के नेतृत्व में हुआ। तरगी भी इनके साथ में था। मंगोलों ने सिंधु नदी पार करने के बाद सीधे दिल्ली पर आक्रमण न करके वो दोआब की ओर बढ़ने लगे। अलाउद्दीन खिलजी ने गाजी मलिक को उनके विरुद्ध नियुक्त किया, और अमरोहा के निकट 30 दिसंबर 1305 ईस्वी में दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ, और भीषण संघर्ष में मंगोल पराजित हुए, और बहुत बड़ी संख्या में 20,000 से अधिक मंगोल बंदी बनाए गए। अलाउद्दीन खिलजी ने इन बंदियों के सिरों को धड़ से अलग करवा दिया, यानी उनका कत्लेआम करा दिया, और इनके कहा जाता है कि इनके सिरों का प्रयोग मीनारों के निर्माण में किया गया। फरिश्ता कहता है कि सीरी के दुर्ग के निर्माण में मंगोलों के 8,000 सर पत्थर और ईंटों के स्थान पर प्रयोग किए गए। खुसरो और ईसामी भी कहते हैं कि मंगोल नेताओं को क्षमा प्रदान कर दी गई। बर्नी के अनुसार इन्हें हाथियों से, जबकि बर्नी यह कहता है कि इन मंगोल नेताओं को हाथियों से कुचलवा दिया गया।
तो इन मंगोलों के वध के समय दिल्ली में इतनी भीड़ हो गई कि एक गिलास पानी का दाम 20 जीतल तक पहुंच गया, ऐसा उस समय के इतिहासकार कहते हैं। अंतिम जो मंगोलों का अभियान था वो 1306 ईस्वी में हुआ, कुबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में। तो इन दोनों की सेनाएं अलग अलग थी। कुबक सिंध नदी को पार करके रावी की ओर बढ़ा, इकबाल मंद ने राजस्थान की ओर से आक्रमण किया। तो गाजी मलिक ने मंगोलों को पुनः पराजित किया। तो यद्यपि मंगोलों के नेता भागने में सफल हुए, किंतु बहुत से सैनिक गिरफ्तार हुए। तो इस प्रकार मंगोलों का जो अंतिम अभियान था वो भी असफल रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा करनी चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मंगोल अभियान के लिए पूरी तैयारी की और उसने अपने योग्यतम सेनापतियों जफर खां, उलुग खां इत्यादि को इनके विरुद्ध उतारा और उन्होंने मंगोलों के विरुद्ध विजय दिलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा भी कहा जाता है कि मंगोल लोग जो थे, कई बार जब उनके घोड़े पानी नहीं पीते थे तो कहते थे कि क्या तुमने जो है जफर खां को देख लिया है घोड़ों को। मतलब जफर खां का इतना भय हो गया था मंगोलों में। तो इस तरह से मित्रों हम ये देखते हैं कि जो मंगोल थे उनकी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो गई। और इसके बाद जैसे कि बर्नी जो है वो लिखता है कि मंगोलों ने हिंदुस्तान का नाम कभी अपने होठों पर नहीं आने दिया और न सीमांत प्रदेशों में विचरण करने का साहस किया। देश में चारों ओर शांति छा गई और जिस मार्ग से मंगोल आक्रमण किया करते थे उस मार्ग में प्रजा खेती करने लगी। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी को जब मंगोल समस्या का समाधान हो गया तो साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो मंगोल समस्या थी, मंगोल समस्या का समाधान हो गया। मंगोल जो थे वो यद्यपि बहुत बर्बर लोग थे, लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने उनका बहादुरी से मुकाबला किया। उनको मतलब इतना प्रबल शत्रु मंगोलों को कभी नहीं मिला जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी था। अभी तक जितने मध्य एशिया वगैरह के जिन राज्यों पर उन्होंने आक्रमण किया था वो लोग इतनी तैयारी के साथ उनका मुकाबला नहीं कर पाए थे। उसके अलावा ऐसा ये भी लगता है कि जो बहुत सारे इतिहासकार ये बताते हैं कि मंगोलों की संख्या जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो 1 लाख 2 लाख मंगोल आक्रमण करते थे भारत पे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है उनकी उतनी ज़्यादा संख्या नहीं रही होगी। और तो इस तरह से इसके अलावा जहाँ तक देखा जाए तो सैनिक तैयारियां जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी की मंगोलों से ज़्यादा अच्छी थी। वो बहुत अच्छा रणनीतिज्ञ था, जिसके कारण वो मंगोलों को पराजित कर सका। उतनी अच्छी रणनीति जो मंगोल अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध बनाने में असफल रहे। तो एक बहुत बड़ा खतरा जो था मंगोलों के रूप में, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने टाल दिया। और ये केवल खिलजी वंश के लिए ही फायदेमंद नहीं हुआ, बल्कि आगे आने वाले जो राजवंश थे वो भी मंगोलों से सदा के लिए सुरक्षित हो गया। उसके बाद हमें दिल्ली सल्तनत में किसी और मंगोल आक्रमण के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो मित्रों इस तरह से बहुत ही संक्षेप में आपको हमने मंगोल नीति के बारे में बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो के साथ।